नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छायावादोत्तर हिंदी कविता के बारे में। दोस्तों, छायावादोत्तर हिंदी कविता का प्रारंभ जो है वो प्रगतिवाद से होता है। छायावाद जब चरम उत्कर्ष पर था, जब हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवियों ने छायावाद में बहुत अच्छी कविताएं लिखी, बहुत अच्छा साहित्य लिखा। किंतु जो छायावाद वो बाद में अति सूक्ष्मता के दौर में आ गया। उसमें आशा, निराशा, पलायनवाद आदि जो चीजें हैं वो धीरे धीरे व्यक्तिगत बाबतों के साथ, व्यक्तिगत बातों के साथ वो वाद जो है वो अपने समाज से दूर होता गया। साहित्य का एक परम धर्म ये है कि साहित्य जो है वो समाज के साथ जुड़ना चाहिए। किंतु यह छायावाद जो था वो अपनी कुछ प्रवृत्तियों के कारण जो था वो समाज से दूर होता गया। ऐसे में सुमित्रानंदन पंत द्वारा एक काव्य संग्रह जो लिखा गया था जिसका नाम था युगांत, और युगांत से छायावाद के अंत की घोषणा हो चुकी ऐसा माना गया। तो प्रगतिवाद का जो उद्भव है वो 1935 के आसपास होता है। छायावाद के बाद जो छायावाद में जो वैयक्तिकता की प्रवृत्ति जो बढ़ गई थी, समाज के जो प्रश्न थे उसको उसमें जगह नहीं मिलती, ऐसे आरोप लगने लगे, पलायनवाद का आरोप लगने लगा। वो कवि अपने में ही रमने लगे थे। जब कहते हैं कि एक साहित्यकार का दायित्व होता है कि वो जो है वो अपने समाज के प्रश्नों को उजागर करना चाहिए। इसके बाद छायावादोत्तर कविता फिर से समाज के साथ जुड़ी ऐसा माना जाता है। वो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, हालावाद, राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक चेतना का वाद जो है, ऐसी अनेक प्रकार की कविताएं लिखी गई। हम शॉर्ट में आज जो है वो छायावादोत्तर कविता की परीक्षा की दृष्टि से चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं आपका राजेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, छायावाद का जैसे हमने आगे पूर्व भूमिका में देखा कि उसमें अनेक ऐसी चीजें थी जो उसको खत्म करने पर तुली थी, और इसके कारण छायावाद के बाद दूसरे और वादों की शुरुआत हुई। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या सांस्कृतिक चेतना की कविताएं, राष्ट्रीय धारा की जो कविताएं हैं वो लिखी गई। प्रगतिवादी कवियों में हम बात करेंगे नागार्जुन की, जिनका पूरा नाम है वेदनाथ मिश्र, और उनकी जो कविताएं हैं उनमें से एक कविता है प्रेत का बयान, जिसमें अगला वीडियो आपने देखा होगा। प्रेत का बयान जो बिहार के पूर्णिया जिले के एक शिक्षित शिक्षक की जो व्यथा है, भूख के कारण वो मर गया है और यमराज के पास जाकर वो स्वाभिमानी होकर अब मैं भूख से नहीं मरा हूँ, भारत में भूख जैसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी बात वो करता है क्योंकि वो स्वाभिमानी है और भूख का नाम नहीं लेना चाहता। भूख के कारण उसको उसके परिवार के पूरे सदस्य यमराज के लोग पहुंच गए हैं, किंतु वो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, किंतु बात न करने के कारण भी वो बात कर लेता है। दूसरी उनकी कविता जो है वो कालिदास। कवि कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम खुद रोए थे। तो कविता क्या है? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफुल पावरफुल फीलिंग्स। तो कविता जो है जब भावावेग बढ़ जाता है तब कविता बनती है। तो कालिदास खुद कवि थे और उन्होंने जितने भी महाकाव्य लिखे उन महाकाव्यों में जो जो पात्र है उन पात्रों की वेदना को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो उन पात्रों की वेदना को अभिव्यक्त करने में वो खुद रोए थे, खुद उन्होंने अनुभव किया था। जब कोई साहित्यकार, जब कोई रचनाकार या कोई कलाकार जब किसी की वेदना को अभिव्यक्त करता है तो वो वेदना खुद अनुभव करता है, तब जाके वो वेदना की हुबहू अभिव्यक्ति कर सकता है। तो प्रश्नात्मक रूप से एक कविता है कालिदास सच सच बतना। कवि पूछते हैं कालिदास से कि अज रोया था या तुम रोए थे, इंदुमती के शोक में, या फिर जो कुमार संभव का महाकाव्य है उसके बारे में, वो कामदेव जो है वो भस्मीभूत हो जाते हैं तो रति रोई थी या तुम रोए थे। तो ऐसे अनेक प्रश्न लेकर कवि जो है वो प्रश्न पूछते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस कविता के माध्यम से रचनाकार की जो वेदना है, रचनाकार का जो द्वंद्व है, उसका दर्द है, उसको कालिदास कविता के माध्यम से यहाँ पर इस कविता में अभिव्यक्त किया गया है।
दोस्तों उनके तीसरी कविता है भेड़िया के चरणों में। तो भेड़िया के चरणों में एक आपातकाल की जो स्थिति थी और खास करके वो इंदिरा गांधी के ऊपर लिखी गई कविता है। मादा भेड़िया जो है और उसके चरणों में आने के लिए लोग किस प्रकार से जो सत्ता में होते हैं उनके पास लोग आने के लिए कैसे तड़पते हैं और उससे जो होता है हार फूल जो होता है वो लेके आते हैं, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए आते हैं। उसी बात को तो नेताओं की जो स्वार्थपरता है या तो जिसके पास सत्ता है उसके पास लोग किस प्रकार से दुम हिलाते हुए सब जाते हैं, इस बात को भेड़िया के चरणों में कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। अकाल और उसके बाद कविता भी इसी बात अकाल और उसके बाद दो स्थितियों को अभिव्यक्त करती है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ये कविता में भी अकाल की जब स्थिति होती है तब कितने सजीव जो है मनुष्य पर निर्भर होते हैं, किंतु जब चूल्हा नहीं जलता है तो सब निराश है, किंतु जब घर में से धुआं उठता है अकाल के बाद जब अच्छा साल आता है तब सब खुश हो जाते हैं। तो ये अकाल का वर्णन भी बहुत अच्छे से किया है। शॉर्ट में अगर कहे तो नागार्जुन जो है वो प्रगतिवादी कवि थे। प्रगतिवाद जो है वो शोषण का विरोध करता है और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है। अगर वो शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो जो शोषित करने वाले लोग हैं उनका और भी शोषण करते जाएंगे। दूसरे कवि जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर राष्ट्रीय चेतना के कवि है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत जब गुलामी अवस्था में था तब ऐसी कविताएं ऐसे गीत लिखे गए जो लोगों को अपने देश के प्रति जागृत करते थे, विविध आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। देश को जगाने के लिए एक आधार है इतिहास का, और इतिहास में जो चीजें है, इतिहास के पात्र है, इतिहास की जो संस्कृति है, उसको लेकर कवि जब लिखता है तब बताता है कि तुम्हारा इतिहास ऐसा था, तुम कैसे हो। तो उनकी तीन कविताएं हमारे कोर्स में, एक तो हिमालय और दूसरी है नारी और तीसरी है परशुराम की प्रतीक्षा। हिमालय कविता जो है वो हिमालय पर्वत को संबोधित करते हुए लिखी गई है। जैसे हमारे यहाँ पर गंगा नदी जो है पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है, या हिमालय जो है सदियों से खड़ा है। कवि पूछते हैं कि हिमालय तू इतने वर्षों से खड़ा है, कोई तुझे जंजीरों से बांध नहीं सका, तुझे कोई गुलाम नहीं कर सका, फिर भी तू जो है मौन व्रत लेके बैठा है क्या? वो जाग तपी उसे कहते हैं और जागने की बात करते हैं हिमालय से। और हिमालय पर्वत के माध्यम से देश को जनता को, देश की जनता को, सोई जनता को जगाने की बात करते हैं। वो उसे कह जैसे कि महाभारत के बाद जो है युधिष्ठिर आदि सब जो हिमालय के माध्यम से चले गए थे, वो कहते हैं कि हमें युधिष्ठिर नहीं चाहिए, हमें तो अर्जुन चाहिए, हमें भीम चाहिए, क्योंकि वो लड़ने वाले व्यक्ति है, शांति की बात करने वाले व्यक्ति नहीं है। तो हिमालय कविता जो है राष्ट्रीय चेतना की कविता है। राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से देश के लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं। यह कविता भी डिटेल में आगे की वीडियो में आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दूसरी उनकी कविता है नारी। खिली भू पर जब से तुम नारी। तो ये नारी कविता के माध्यम से कवि इसमें कहते हैं कि नारी का जो चरित्र है, नारी जो है वो एक मोह की स्थिति या तो को माया जो है उसी के कारण पूरा संसार चलता है। कवि कहते हैं कि पुरुष जो है वो सबके आगे जीत लेता है किंतु नारी के आगे नहीं जीत सकता। उसकी जो बात है वो इस कविता के माध्यम से करते हैं। नारी का चरित्र महत्वपूर्ण कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। वो माँ के रूप में क्या है, पत्नी के रूप में क्या है, प्रेमिका के रूप में क्या है, उन सब के बारे में, नारी का जीवन कैसा है वो इसके बारे में कहते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि नारी जो है उसने अपने त्याग के माध्यम से अपना सब कुछ प्राप्त कर लिया, किंतु पुरुष जो है वो ऋषियों के माध्यम से या तो धर्म की सानिध्य में जाके भी वो नहीं प्राप्त कर पाया। तो ऐसा नारी का चरित्र है। तो नारी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो दिनकर जी भी नारी के महत्व को बताते हैं इस कविता के माध्यम से। तीसरी उनकी कविता है परशुराम की प्रतीक्षा। भारत और चीन का युद्ध हुआ था। हम सब जानते हैं कि भारत और चीन के युद्ध में भारत को पीछे से मात सहनी पड़ी थी, पीछे से वार हुआ था, और हम जो है हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे नारे लगा रहे थे उस समय जवाहरलाल नेहरू के समय में। और उस समय दिनकर जी ने ये कविता लिखी थी। दिनकर जी वो राष्ट्रीय चेतना के कवि है, वो राष्ट्र की चेतना को जगाने वाले कवि है।
इसलिए वो परशुराम की प्रतीक्षा कविता में जो है इसी बात की अभिव्यक्ति करते हैं कि परशुराम जो है वो कैसे, वो प्रतीक कैसे है। परशुराम जो है उन्होंने कितनी बार युद्ध किए, तो ऐसे युद्ध की वो बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हम जो शांति की बात करते हैं, पीठ पीछे वार होता है। चीन ने भारत को पीछे से वार किया और कितने हमारे जवान जो थे शहीद हुए। इसीलिए परशुराम प्रतीक्षा, कवि को परशुराम की प्रतीक्षा है। हमें युधिष्ठिर और आदि नहीं चाहिए, उनको परशुराम जैसा शूरवीर चाहिए, जो लड़ने के लिए तत्पर हो, जो शांति की बात न करता हो, तो इस शांति की बात करता हो, ऐसा जो वीर सपूत जो है उनको चाहिए। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो इसी बात को, भारत और चीन के युद्ध की बात करते हैं। और भारत और चीन का जो युद्ध हुआ उसमें हम शांति के कबूतर उड़ा रहे थे, और ऐसे में पीछे से कैसे वार हुआ। हम परशुराम की तरह अगर लड़ने, परशुराम ने अकेले कितनी बार युद्ध किए, तो ऐसे युद्ध करने के लिए हमें जरूरत है ऐसे नेता की, ऐसे लीडर की जरूरत है। इसी बात को इस कविता के माध्यम से कहा है। और वो कहते हैं कि हमें तो तलवार कृपाण चाहिए, कृपाण जो है वही सखी है वीरों की। तो इस प्रकार से इस कविता में इस बात को अभिव्यक्त किया गया है। तो दिनकर की हिमालय कविता राष्ट्रीय चेतना की कविता है। इतिहास के माध्यम से, हिमालय कविता के माध्यम से देश की जनता को जगाने की बात कही गई है। नारी कविता में नारी के माध्यम से नारी के चरित्र को वो कैसा है, वो एक तरफ मोह भी है, माया भी है, एक तरफ पवित्रता भी है। तो उन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के उन्होंने इस कविता में उनका मूल्यांकन करने की कोशिश की है। वही परशुराम की प्रतीक्षा कविता में कवि ने जो है वो परशुराम की प्रतीक्षा कविता में कवि ने जो है वो भारत और चीन के युद्ध के समय जो शांति की बात करते थे उसकी जगह युद्ध करने की बात की है। तो ये दिनकर जी की कविताओं में ये सारी चीजें हमें देखने मिलती है। धूमिल जो है, सुदामा पांडे धूमिल, उनकी कविता है रोटी और संसार। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी जो है वो रोटी बेलता है, रोटी सेकता है, और सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो सुदामा पांडे धूमिल वो नई कविता के कवि है। नई कविता में राजनीतिक विसंगतियों की बात की गई है। स्वतंत्रता के बाद लोगों को ये लगता था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तब हम खुश होंगे, हमारे लोग सत्ता पर होंगे। ऐसे कई सपने देखे थे, भूखमरी नहीं होगी, रोजगारी होगी, अच्छी शिक्षा होगी, सब कुछ अच्छा होगा। किंतु ऐसे सपने जो है वो पूरे नहीं हुए, उनका मोह भंग हुआ। धूमिल ने इसी बात की अभिव्यक्ति की है कि यहाँ तो गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए हैं। इसलिए वो संसद में प्रश्न पूछते हैं संसद से कि रोटी और संसद कविता में कि मैं पूछता हूँ तीसरा आदमी कौन है, ये सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, तो तीसरा आदमी जो है वो कौन है। तो कुल मिलाकर हमारे नेताओं पर वो व्यंग करते हैं कि तीसरा आदमी है। एक तरफ मजदूर जो है जो काली मजदूरी करता है फिर भी कुछ नहीं कर पाता, और संसद में बैठे लोग जो है वो कैसा कैसा प्राप्त कर लेते हैं। उसी बात को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। दूसरा मोचीराम कविता जो है वो एक जो समाज के आम वर्ग जो है, जो निचले वर्ग है, उसको लेकर लिखी गई कविता है। मोचीराम अपना धंधा लेके बैठा है, किंतु उस धंधे पर कई लोग जो है वो चोट करने के लिए भी पहुंच जाते हैं। काम तो करवाते हैं किंतु जब पैसा देना आता है तो साफ नट जाते हैं। तो और जब पैसा देने की बात होती है तो वो बिल्कुल ऐसा है कह के वो निकल जाते हैं, रौब जमाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सामान्य लोग होते हैं उन पर बड़े लोग जो है वो रौब जमाने की कोशिश करते हैं। हम सब देखते हैं कि जो कई मार्केट में कुछ लोग होते हैं वो ठेले वाले या जो होते हैं उनके पास से हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें हम पैसा कम करवाने के लिए कितनी जिद करते हैं, किंतु जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो 1 रुपया भी आप कम नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ है कि सामान्य व्यक्ति पर रौब जमाते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो मोचीराम जो है वो ये बात है, उसके माध्यम से कविता की बात भी जोड़ देते हैं कि कविता करता कोई धर्म की या तो कोई जातिगत विशेषता नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है वो कविता कर सकता है। तो मोचीराम कविता में भी इसी बात को अभिव्यक्त किया गया है। तो तीसरी उनकी कविता है घर में वापसी। तो घर में वापसी कविता जो है वो भी इसी विसंगतता को व्यक्त करती है। कवि कहते हैं कि मेरे घर में 4 या 5 जोड़ी आंखें हैं, और मतलब कि इतने लोग हैं किंतु उनके हमने देखा है कि परिवार जो है उसमें
जो है लोग ज़्यादा होते हैं, किंतु उस हिसाब से रोजगारी नहीं है, लोग कैसे खा के अपना गुजर बसर कर सके, ये सारी चीज़ें हैं। और इस प्रकार से कवि जो है वो कहते हैं कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, उनके माँ बाप जो समय से पहले वृद्ध होते जा रहे हैं, पत्नी जो है वो समय से पहले वृद्ध होती जा रही है, क्योंकि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती। भारत की एक मजबूरी है, उसकी जो पॉपुलेशन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से सुविधाएं भी लोगों को कम मिल रही है। उन सुविधा असुविधाओं के कारण जो स्थितियां पैदा होती है वो भी इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त की गई है। तो दोस्तों, छायावाद उत्तर कविता में हमारे कोर्स में ये सारी कविताएं थी। और खास करके छायावादी कविताओं के में जो छायावाद उत्तर कविताएं जो थे उसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि कविताओं में जो कवि थे उसकी बात हमने की है शॉर्ट में। तो ये बात जो है परीक्षा लक्ष्य दृष्टि से मैंने की है, तो परीक्षा को ध्यान में रखकर तो इसमें डिटेल में भी नहीं जा पाया हूँ, किंतु इस कविताओं के बारे में अगर कोई डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।